एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं गुरु राकेश आज फिर से आपके सामने पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, किस प्रकार से उस सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है कैसे होती है। आज हम उसी से रिलेटेड या उस टॉपिक को भी इस टॉपिक से रिलेट करके आगे की जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। आज के इस टॉपिक के अंदर अपना मेन पॉइंट है क्रोमोसोमल एब्रेशन इन ह्यूमंस। यानी सीधी सी बात है कि ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनके अंदर अगर उनके नंबर में या फिर उनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफरेंस आ जाए या कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए या कोई ये मान लो कि किसी न किसी तरीके से उसके अंदर चेंजेस आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और हम इसके साथ साथ ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो का हमारा मोटो और हमारे इस वीडियो का आज टॉपिक रहने वाला है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, क्रोमोसोमल एब्रेशन इन ह्यूमंस। इसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मनुष्य शरीर की जब भी बात आती है, पिछले मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हमने ये देखा था कि प्लांट्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो किसी न किसी क्रोमोसोम या किसी न किसी फैक्टर के द्वारा निर्धारित हो रहे हैं। और वो फैक्टर ही बाद में क्या कहला रहे थे, जीन कहला रहे थे। और उन्हीं जीनों के बारे में हम ये भी जान चुके हैं कि वो जीन रिप्रेजेंट कहाँ है, क्रोमोसोम पर है, लीनियर सीक्वेंस के अंदर है। तो विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर से ह्यूमन बॉडी शो कर रही है वो क्रोमोसोम है क्या, कहाँ पाया जाता है, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स की बात की जाए, इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए कि ये क्रोमोसोम है क्या, किस संरचना का होता है, ये क्रोमोसोम होता है थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रीड लाइक होता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक धागेनुमा संरचना होती है। विद्यार्थियों, आपने 11th क्लास में सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ा था, उस सेल बायोलॉजी के टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक जो सेल होती है उस सेल के अंदर बीचों बीच, अगर एनिमल सेल की बात करें तो बीचों बीच पार्ट में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ संरचनाएं होती है। मोस्टली 3 संरचनाएं थी। उनके अंदर ही क्या है, अपना आज का जो टॉपिक है उसका क्रोमोसोम भी उसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और है कैसा, ही ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है कौन, क्रोमोसोम। दूसरी बात मैं करूं कि ये प्रेजेंट कहाँ है, तो अभी मैंने आपको बताया क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये इसकी स्थिति की भी हमने बात कर ली कि कहाँ पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 11th क्लास में हमने पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, या क्रिश्चियन ग्राम की जो मेथड थी, स्टेनिंग की मेथड, अभिरंजन की जो विधि थी, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां हम देख सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग जो मेथड थी उसके द्वारा इन क्रोमोसोम को स्टेन किया जा सकता है। या फिर मैं कहूं कि इस क्रोमोसोम की स्टडी के लिए हम स्टेनिंग जो मेथड है, अभिरंजन की जो विधि है, उसका अपन उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ ये ले सकते हैं, फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। कौन सी मेथड हम काम में लेंगे, स्टेनिंग मेथड। स्टेनिंग मेथड के द्वारा हम क्रोमोसोम की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। क्रोमोसोम को अभिरंजित करके हम उसकी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये क्रोमोसोम है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो ये हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं
कि क्रोमोसोम का काम क्या है। क्रोमोसोम का काम सिर्फ इतना है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करेक्टर्स यानी कि लक्षणों को ले जाने का काम करता है, ताकि सेकंड जनरेशन के अंदर वो करेक्टर आसानी से क्या हो सके, शो हो सके। अब अगर ये क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का काम कर रहा है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये एज ए कैरियर काम कर रहा है, एज ए वाहक काम कर रहा है, वेक्टर की तरह काम करेगा ये, क्योंकि करेक्टर से इसी के माध्यम से कहाँ जाने हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। इसके लक्षणों को कहाँ भेजने का काम करेंगे, तो यहाँ सीधी सी बात है कि ये करेक्टर्स को एक जनरेशन से, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, क्रोमोसोम का ये एक वर्क भी हो गया कि क्रोमोसोम काम क्या करेगा, ये क्रोमोसोम लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम भी करेगा। इसलिए हम इस क्रोमोसोम की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए हम इसको कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं, कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। देखो विद्यार्थियों, यहाँ ये जो हेरिडिटी वर्ड है, इसको आप यहाँ समझ लें। एक वर्ड तो है जेनेटिक्स, मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई होगी। एक वर्ड है हेरिडिटी और एक वर्ड है जेनेटिक करेक्टर। ये तीनों वर्ड थोड़े से अलग अलग है, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। जेनेटिक करेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो जेनेटिक करेक्टर का मीन्स हम क्या लगाते हैं, जेनेटिक करेक्टर का मीन्स हम वो लगाते हैं कि वे करेक्टर से जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी लक्षण है, जो भी करेक्टर है, उनको क्या करे, शो करे। या हम ये कह सकते हैं कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर्स जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, जेनेटिक करेक्टर्स कहलाएंगे। और जेनेटिक करेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हेरिडिटी नाम दे रहे हैं। और हेरिडिटी की स्टडी जिसके अंदर की जाती है वो कहलाती है अपनी जेनेटिक्स। ये तीन जो वर्ड है, आप इन तीनों वर्डों के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस्ड रहे। हेरिडिटी, मैंने यहाँ हेरिडिटी शब्द लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आनुवांशिकता के वाहक कहा गया है इनको। हेरिडिटी के कैरियर्स है, हेरिडिटी का मीन्स वही है कि करेक्टर से वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होने की प्रोसेस। इसके अलावा अगर मैं इन क्रोमोसोम्स की बात करूं तो हम इनको बेसिस ऑफ हेरिडिटी भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये हेरिडिटी का बेस है, आधार है। तो इन क्रोमोसोम को हेरिडिटी का बेस भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये विद्यार्थी जो 5 पॉइंट आपके पास निकल के सामने आए हैं, ये पांचों के पांचों पॉइंट क्रोमोसोम की जो प्रॉपर्टी है या क्रोमोसोम की जो सिचुएशन है, या कहाँ वो रिप्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार वो वेक्टर या कैरियर की तरह काम करता है, किस प्रकार वो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है करेक्टर्स को। ये सारी चीजें बेसिक चीज है क्रोमोसोम की, कि क्रोमोसोम की बेसिक जानकारी भी हमें होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम इस क्रोमोसोम को डेप्थ तक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं कि ये जो क्रोमोसोम है, इसको सबसे पहले खोजा किसने, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया या एक्सप्लेन इसको किसने किया, किसके अंदर इसको खोजा गया। तो अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो सबसे फर्स्ट आते हैं अपने हॉफमिंस्टर।
एक साइंटिस्ट है हॉफमिंस्टर। इन्होंने सबसे पहले देखा था क्या, फर्स्टली सा, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले क्रोमोसोम को इन्होंने देखा। इसके अंदर सबसे पहले क्रोमोसोम देखा इन्होंने, इसके अंदर इन ट्रेडेस्केंसिया, ट्रेडेस्केंसिया सबसे पहले हॉफमिंस्टर जो थे उन्होंने फर्स्टली देखा क्रोमोसोम को, इसके अंदर ट्रेडेस्केंसिया के अंदर, और ट्रेडेस्केंसिया की भी कौन सी सेल, कॉलन ग्रेन, मदर सेल। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास निकल के सामने आ गया। सबसे फर्स्टली क्रोमोसोम को देखा किसने, हॉफमिंस्टर ने। किसमें देखा, ट्रेडेस्केंसिया में देखा, या ट्रेडेस्केंसिया की कौन सी सेल के अंदर इनको देखा गया था, ट्रेडेस्केंसिया की कॉलन ग्रेन की जो मदर सेल है उस मदर सेल के अंदर इनको सबसे फर्स्ट देखा गया था। सेकेंडली, ये जो हॉफमिंस्टर ने ट्रेडेस्केंसिया की कॉलन ग्रेन मदर सेल के अंदर जिनको देखा था उनको क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, तो वो क्रोमोसोम नाम दिया था, सेकेंड एक वैज्ञानिक है वॉल्डेयर। वॉल्डेयर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस संरचना को क्या नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। यानी यहाँ दो वैज्ञानिक आ गए हैं। फर्स्ट तो आ गया अपना हॉफमिंस्टर, सेकंड आ गए अपने वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने नेम दिया था क्या, क्रोमोसोम। यहाँ ये दोनों चीजें आप कंटिन्यूअसली थोड़ी सी ध्यान रखें अटैच करके, कि हॉफमिंस्टर ने कॉलन ग्रेन की मदर सेल के अंदर जो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखी थी, उस स्ट्रक्चर को वॉल्डेयर ने क्या नाम दिया है, क्रोमोसोम नाम दिया है। और इसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं आपके स्ट्रासबर्गर। इन स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्क्राइब किया था, या मैं कहूं कि क्रोमोसोम को एक्सप्लेन किया था, क्रोमोसोम डिस्क्राइब किया, या अपन ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के बारे में एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया सबसे फर्स्ट, तो वो थे अपने स्ट्रासबर्गर। तो विद्यार्थी तीन जो साइंटिस्ट है, ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग कामों के लिए अपनी अपनी जो खोजें हैं उनके लिए ये तीनों वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं। फर्स्टली शो हॉफमिंस्टर ने किया। हॉफमिंस्टर ने जो स्ट्रक्चर देखी थी उस स्ट्रक्चर को नाम क्रोमोसोम किसने दिया था, वॉल्डेयर ने दिया था। और इसके बाद उस क्रोमोसोम को एक्सप्लेन किसने किया, या हम ये कहें कि डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया, तो वो थे अपने वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर। इसके बाद में दो वैज्ञानिकों के नाम और आते हैं, सटन एंड बोवेरी। दो वैज्ञानिक हैं सटन और बोवेरी। इन्होंने एक परिकल्पना दी। सटन और बोवेरी जो दो साइंटिस्ट हैं, इन दो साइंटिस्टों ने क्या किया, इन्होंने एक परिकल्पना दी थी और इन्होंने क्या बताया कि गुणसूत्र पर आनुवंशिकता के कण मौजूद होते हैं। यानी गुणसूत्र के ऊपर भी ऐसे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो आनुवंशिकता के लिए उपस्थित ये जो पार्टिकल थे, इन पार्टिकलों को एक्सप्लेन करने के बाद इन्होंने अपनी एक परिकल्पना दी थी, जिसने सटन एंड बोवेरी ने उस परिकल्पना को नाम क्या दिया गया, सटन एंड बोवेरी हाइपोथेसिस के नाम से उस परिकल्पना को जाना गया है। कौन सी परिकल्पना को,
जिसमें सटन और बोवेरी ने ये बताया था कि आनुवांशिकता के पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि ये जो अपना क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की टाइप कौन कौन सी है। विद्यार्थियों, ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजों में हमें क्रोमोसोम की कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे है कहाँ, पाया कहा जाता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, अभी इसे अभिरंजित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके अलावा इसका वर्क क्या है, क्रोमोसोम क्या काम करता है। हालांकि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमेटिड्स, क्रोमोमियर्स या जिसको अपन ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर सीक्वेंस के अंदर जो जीन्स हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं। वो जीन्स ही अगली जनरेशन के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या करते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिसाइड करने का कार्य करते हैं। इसके बाद ये तीन जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट इस संरचना को, जिसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, उसको देखा किसने था, हॉफमिंस्टर ने देखा था, ट्रेडेस्केंसिया में देखा था, और उस ट्रेडेस्केंसिया पादप की ट्रेडेस्केंसिया की पोलन ग्रेन मदर सेल के अंदर उसने देखा था। नाम उस संरचना को क्रोमोसोम किसने दिया था, वोल्डेयर ने दिया था, और स्ट्रासबर्गर ने उस क्रोमोसोम को डिस्क्राइब किया था, या हम ये कह सकते हैं कि उसके बारे में उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। और यहाँ एक सटन बोवेरी की वो परिकल्पना जो अभी मैंने आपको बताई थी, सटन एंड बोवेरी ने डिस्क्राइब किया इसके बारे में अबाउट द परसेंट ऑफ मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस ऑन क्रोमोसोम। यानी सीधी सी बात अपन ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर जो पार्टिकल है जो इनहेरिटेंस के लिए जो मटेरियल का काम करेंगे, वो परिकल्पना क्या कहलाएगी आपकी, सटन बोवेरी हाइपोथेसिस कहलाएगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। सिंपली स्टेप में हम क्रोमोसोम के प्रकारों को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की जब बात आती है तो हमारे पास क्रोमोसोम के तीन टाइप आते हैं। तीन टाइप कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट तो आता है वायरस, सेकेंड आता है अपने पास प्रोकैरियोट्स, और थर्ड आता है अपने पास यूकैरियोट्स क्रोमोसोम। ये जो तीन टाइप्स हैं, इन तीन टाइप्सों को हम यहाँ समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में हम अगर बात करें तो सबसे पहला जो टाइप है वो वायरल क्रोमोसोम। सेकंड अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट क्रोमोसोम, और थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड आता है अपना यूकैरियोट क्रोमोसोम। यहाँ देखो तीन प्रकार हो गए हमारे पास। सबसे फर्स्ट वायरल, सेकंड प्रोकैरियोट टाइप, और थर्ड यूकैरियोट टाइप। अब यहाँ पर आपने 11th क्लास में ये देखा होगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टाइप की जो सेल्स हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टाइप की सेल्स की अगर मैं डिफरेंस की नॉर्मली अगर बात करता हूँ तो प्रोकैरियोट जो टाइप है वो ओल्डेस्ट टाइप की जो सेल्स है वो है, और यूकैरियोट थोड़ी सी विकसित है, थोड़ी सी डेवलप्ड है। उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है। या प्रोकैरियोट की बात करें तो उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं होता, या अपन उनकी न्यूक्लियस के जो लेयर्स हैं, 2 लेयर्स जो पाई जाती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो 2 लेयर्स, या हम ये कहें कि कोशिका के बाकी के जितने भी अंग हैं जो कि दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं, वो अंग प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। वो पाए किसमें जाते हैं, यूकैरियोट्स प्रकार की जो सेल्स हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। तो एक एक बेसिक जो इनका एक एक पॉइंट है वो तो हम इनके नाम के आधार पे लगा सकते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप में वायरल क्रोमोसोम है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वायरसों में पाया जाने वाला जो क्रोमोसोम
वो क्या कहलाएगा, अपना वायरल प्रकार का क्रोमोसोम कहलाना है। और ये जो वायरल प्रकार का क्रोमोसोम है, ये मोस्टली प्रोटीन से बने निर्मित एक घोल के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन से बना हुआ एक घोल होता है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम पाया जाता है। उस घोल को नाम दिया जाता है कैप्सिड। उस घोल को क्या नाम दिया जाता है, कैप्सिड। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप का जो भी क्रोमोसोम है वो किसके अंदर सुरक्षित रहेगा या किसके अंदर पाया जाएगा, वो पाया जाएगा कैप्सिड के अंदर। और ये कैप्सिड बना किससे है, प्रोटीन से। प्रोटीन की लेयर उसके सराउंडिंग हो जाती है चारों तरफ और उसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। तो वायरल टाइप का जो क्रोमोसोम है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि कैप्सिड में सुरक्षित रहता है। अगर मैं वायरसों के अंदर बात करता हूं, यहाँ बैक्टीरियोफेज, इसकी बात करें, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफेज के अंदर पाया जाता है डीएनए। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जेनेटिक मटेरियल टू टाइप के हैं, या तो डीएनए है या फिर आरएनए है। अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग टाइप का होता है, या तो उनके अंदर डीएनए होगा या फिर उनके अंदर आरएनए होगा। अब इन डीएनए आरएनए के अंदर भी कुछ सीक्वेंस हैं, जैसे या तो डबल स्टैंडर्ड होंगे या फिर सिंगल स्टैंडर्ड होंगे। हम बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियोफेज में डीएनए और आरएनए में से तो क्या पाया जा रहा है, डीएनए और आरएनए में से पाया जा रहा है इनके अंदर डीएनए। और ये जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, ये होता कैसा है, ये डीएनए लीनियर या सर्कुलर, ये दो टाइप का हो सकता है, या तो रेखीय होगा या फिर वर्तीय होगा, यानी या तो लीनियर होगा या फिर सर्कुलर होगा। इसके बाद में अगर मोस्टली एनिमल की बात करें या फिर जैसे हम टीएमवी की बात कर ले, टीएमवी मतलब हो गया यहाँ टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमवी का मतलब क्या हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमवी की स्ट्रक्चर के बारे में, इस टीएमवी की अगर मैं बात करूं या मोस्टली वायरसों की अगर बात की जाए तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। यहाँ एसएस का मतलब है मेरा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी जैसे मैंने बताया कि डीएनए आरएनए में से कोई एक हो सकता है, तो अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज में तो क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। जबकि हम टीएमवी की बात कर रहे हैं, वायरस की, टीएमवी वायरस की बात करें तो वहां पर क्या पाया जा रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, या अलग अलग प्रकार की जो सेल्स है उनके अंदर पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक टाइप के जो क्रोमोसोम है उनकी। तो सीधी सी पहला पॉइंट तो निकल के सामने यही आ गया कि प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स हैं, इस प्रकार के क्रोमोसोम किसके अंदर पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। या हम ये कहें कि प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इस टाइप के जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होने हैं। और प्रोकैरियोट एनिमल्स के बारे में या प्रोकैरियोट टाइप की जो सेल है उसके बारे में हमें पता ही है कि ये न्यूक्लियस जो है इनका वेल डेवलप्ड नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो बैक्टीरिया के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, एक होता है। और ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर हो सकता है। कैसा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। आपने अगर बैक्टीरियल कोशिका की स्ट्रक्चर 11th क्लास में पढ़ी होगी तो आपने वहां देखा होगा कि उसका जो क्रोमोसोम है वो मध्य भाग या नीचे की साइड से ऊपर की तरफ जैसे चलते हैं तो एक राउंड शेप स्ट्रक्चर वो बना देता है। तो स्थिति कैसी हो गई, सर्कुलर हो गई। नेक्स्ट अगर इसकी साइज की मैं बात करूं, इसकी साइज की इस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम की, तो वो साइज इसकी हो सकती है 25 से 100 म्यू। ये म्यू जो है ये यूनिट है, तो क्या कह रहे हैं, म्यू कह रहे हैं, ये यूनिट है। साइज हो गई 25 से
सोम्यू के बीच में। ये हो गया अपना प्रोकैरियोटाइप का जो क्रोमोसोम है वो किस में होता है, किस टाइप का होता है, कितनी लेंथ हो सकती है। इसके बाद अगर मैं यूकेरियोट सेल्स की अगर बात करूं तो यूकेरियोट जो क्रोमोसोम है वो यूकेरियोटिक टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो अपना यहाँ यही हो गया, ये प्रेजेंट होंगे इसमें यूकेरियोटिक सेल्स में, या यूकेरियोटिक सेल्स जिन एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं उनके अंदर ये रिप्रेजेंट होंगे। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एग्जांपल जैसे फंजाई, प्लांट्स ले लो, या हम एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं। एनिमल्स भी क्या है, यूकेरियोटिक टाइप का, यूकेरियोटिक टाइप की सेल्स एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स की अगर बात करें तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, इन तीनों की अगर बात की जाए, या मैं कहूँ कि यूकेरियोटिक सेल की अगर बात कर ली जाए, तो क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसमें पाए जाएंगे। अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करेंगे या यूकेरियोटिक जीवों की बात करेंगे, तो उन यूकेरियोटिक जीवों के अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो क्रोमोसोम पाया कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वही क्या कहला रही है, अपनी क्रोमोसोम कहला रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, देखो क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीजें होती हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, क्वांटिटी। तो डीएनए, अगर यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो डीएनए लार्ज क्वांटिटी में होता है। डीएनए की जो क्वांटिटी है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, वो क्या होती है, लार्ज होती है। यानी यूकेरियोटिक सेल में डीएनए अधिकांशतः या मोस्टली पाया जाता है और क्वांटिटी भी क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि ये जो अपना क्रोमोसोम है मनुष्य के अंदर या इन यूकेरियोटिक गुणसूत्रों के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये आबद्ध किससे रहते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार की प्रोटीन है इन क्रोमोसोम के अंदर, एक तो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी इनके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर क्रोमोसोम में। अगर हम 11th क्लास को अगर आप थोड़ा सा याद करो तो उसमें आपने स्ट्रक्चर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा, या आपने लिंकर डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, या इन प्रोटीनों में इनकी जो टाइप है H1, H1A, H2A, H2B, इस प्रकार की जो प्रोटीन की टाइप है उनमें आपने देखा होगा हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि डीएनए की अणुओं की संख्या क्या एक जाति में या अलग अलग प्रकार के जो जातियों के प्राणी हैं क्या उनके अंदर सभी में समान होती है, तो नहीं। यहाँ हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि क्रोमोसोम की संख्या जो है वो अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग संख्या के अंदर होते हैं, और ये क्रोमोसोम की संख्या 2 से लेकर हजारों तक हो सकती है। जैसे अगर अपन मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है, यानी 46 है। इसके अलावा अगर मच्छर की बात करें तो 8 है, या अन्य किसी पादप की बात करें या मक्का वगैरह की बात करें तो उनमें अलग अलग संख्या में क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो विद्यार्थी ये तो है अपने 3 प्रकार के क्रोमोसोम, फर्स्ट वायरल, सेकंड प्रोकैरियोट और थर्ड यूकेरियोट टाइप का जो क्रोमोसोम है अपना वो। इसके बाद हम बेसिकली चर्चा में पिछले वीडियो के अंदर कर चुका हूँ इसके बारे में, ह्यूमन क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में। मनुष्य के अंदर जो पाए जाने वाले क्रोमोसोम है उनकी स्टडी मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर मोस्टली बता चुका हूँ कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम टोटल होते कितने हैं, 46 होते हैं। उन 46 के अंदर 44 जो है वो तो है ऑटोसोम, और जो 2 बच गए या 1 पेयर जो है वो कहलाता है अपना सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम ही क्या करता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का वर्क करता है। किस प्रकार करता है उसको मैंने लीनियर मेथड से आपको समझा दिया था। आप उस वीडियो को
इस पॉइंट को आप उस वीडियो के अंदर आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा अपने पास एक पॉइंट आता है नेक्स्ट कि क्रोमोसोम का जो पेयर है इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक टाइप, या मैं आपको ये कहूं कि एक पॉइंट आता है, यहाँ पे टर्म आती है एक इडियोग्राम। इडियोग्राम के अंदर होता क्या है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 या फिर हम ये कहें कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स है। तो उन 23 पेयर्स को क्या किया जाएगा, उनको उनकी लेंथ के हिसाब से सीक्वेंस में अरेंज किया जाएगा, यानी उनको उनकी साइज के हिसाब से अरेंज कर दिया जाता है। और उसके बाद ईच पेयर की अगर मैं बात करूं तो वो प्रत्येक जोड़ा एक नंबर से पहचाना जाता है, यानी अगर 33 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं उन 33 जोड़ी गुणसूत्रों को अरेंज कर दिया जाए इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनके आकार के अनुसार अगर हम उनको अरेंज कर दें तो अरेंज करने के बाद जो प्रत्येक जोड़ा है वो एक नंबर से जाना जाएगा, यानी प्रत्येक जोड़े को हम एक नंबर से पहचानेंगे। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार का कैरियोटिपिक जो सीक्वेंस है वो कहलाता है अपना इडियोग्राम, या हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कहते हैं गुणसूत्रीय आलेख, इसको कहा जाता है। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस है कैरियोटिपिक, जो हम इसको कह सकते हैं कि कैरियोटिपिक जो सीक्वेंस है इस टाइप की, जो आपने गुणसूत्रों को उनकी साइज के अनुसार जो अरेंज किया है, ये सीक्वेंस ही क्या कहलाती है, आपकी इडियोग्राम कहलाती है। और एक चीज यहाँ ध्यान देनी है कि ये जो इडियोग्राम है, इस इडियोग्राम को हम काम किस में ले, या ये जो इडियोग्राम है ये काम क्या आती है, ये आती है जैसे कोई डिसऑर्डर हो जाए हमारे गुणसूत्र के नंबर में या उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ जाए, नंबर में अगर नंबर में कमी भी हो सकती है, लेस भी हो सकता है नंबर, या फिर नंबर बढ़ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते, जितने फिक्स हैं अगर उतने हैं तो नॉर्मल, वो जो जनरेशन है वो नॉर्मल होनी है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं तो एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होंगी। ये चीज हमें पता है, जानते हैं पहले से कि अगर जो संख्या जितनी होनी चाहिए अगर उससे कम या ज्यादा होगी तो कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होगा। तो क्रोमोसोम के नंबर में अगर परिवर्तन होता है तो भी एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न हो जाती है। तो इस एबनॉर्मलिटी को या इस डिसऑर्डर की पहचान करने और उस विकृति को या उससे जो अलग एक्स्ट्रा हो गया है या जो कम हो गया है उसकी पूर्ति करने के लिए, या एक्स्ट्रा जो हो गया उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस इडियोग्राम की सहायता लेनी पड़ती है। तो विद्यार्थी ये इडियोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सीक्वेंसली क्रोमोसोम को जो है वो अरेंज किया जाता है। काम क्या आता है ये भी हमने देख लिया कि डिसऑर्डर के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ क्या डिसऑर्डर है, उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। टोटली अगर मैं कहूँ कि मेडिकल फील्ड के अंदर इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो विद्यार्थी ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर हमने बात की नॉर्मली जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है इन ह्यूमंस के अंदर उनके बारे में। बेसिकली हमने इनके टाइप के बारे में भी देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये मानव के अंदर या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये जो क्रोमोसोम है इनके नंबर या फिर इनके स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इनकी जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।